आज मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल के ड्राफ्ट को सदन के सामने प्रस्तुत किया है। आज पूरे दिन भर मीडिया हाउसेज में इस खबर की चर्चा होती रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो पूरे देश में एक ही इलेक्शन की वकालत करता है और इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो आम चुनाव होते हैं उसको राज्य की चुनावों के साथ एक साथ केंद्र में पंचायत और निकाय चुनाव को भी एक साथ कराया जाए। तो आज के सेशन में हम इसी बिल की चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर मोदी सरकार ने इस बिल को क्यों लेके आ रही है और इसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं भारत जैसे देश को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिल के बैकग्राउंड को। आज़ादी के बाद जो पहले के 4 इलेक्शन भारत में हुए थे, मतलब 1952, 1957, 1962 और 1967 में, वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत हुए थे। मतलब इन चारों इलेक्शंस में जो आम चुनाव थे वो जो राज्यों के चुनाव के साथ ही कराए गए थे। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आखिर जब ये 4 इलेक्शन पहले वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत हुए थे तो ये क्रम टूट कैसे गया, ये सीक्वेंस ब्रेक कैसे हो गया। तो हुआ यूँ था कि 1969 में बिहार में भोला पासवान शास्त्री की सरकार थी जो अचानक से अल्पमत में आ जाती है और उसी साल इंदिरा गांधी की सरकार ये फैसला करती है कि 11 महीना पहले ही लोकसभा को भंग कर देती है। तो इसके वजह से जो उसमें जो सीक्वेंस टूटा वो सीक्वेंस अभी तक बरकरार है और उसके बाद हर साल इलेक्शंस होने लगे। 1967 के बाद से वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की जो धारणा थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार सत्ता में आती है वो फिर से वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की वकालत करते हैं। 2017 में नीति आयोग ने और 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है भारत जैसे देश में तो इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 2019 में जब दोबारा मोदी जी की सरकार आती है तो वो उस पर दोबारा इस पर गौर करते हैं और इसके लिए वो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं। 2024 में जब जनरल इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उससे ठीक एक साल पहले, मतलब 2023 के सितंबर महीने में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाती है। इस हाई लेवल की कमेटी में जिनके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और कांग्रेस के जो नेता थे अधीर रंजन, और उसके साथ साथ 3 बड़े अफसरों को भी जोड़ा जाता है। मार्च 2024 में रामनाथ कोविंद जो है 18,626 पेजों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी प्रावधानों के आधार पर आज के बिल के ड्राफ्ट को सरकार ने पेश किया है। पिछले सप्ताह ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी और इसी बिल के ड्राफ्ट को आज सदन में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ से तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि इस बिल का बैकग्राउंड क्या है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि इस जो बिल लाया गया है उसमें क्या बताया गया है। तो बेसिकली ये जो बिल आज सरकार ने प्रस्तुत किया है वो एक तरह से रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के ही आधार पर तैयार की गई है। इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हम पॉइंट पर समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट में इस बिल में ये बताया गया है कि रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट ये बताती है कि जो देश में जो बहुत सारे इलेक्शंस हो रहे हैं उसके वजह से देश की आर्थिक सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2, इस बिल में ये रिकमेंडेड किया गया है कि पहले फेज में जनरल असेंबली के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को एक साथ कराया जाए और उसके 100 दिनों के बाद पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को एक साथ कराया जाए। इस बिल में तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जब जनरल असेंबली का इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो नई सरकार बनती है उसके पहले अधिवेशन में राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा की जाएगी कि अगला इलेक्शन कब होगा और उसी के साथ जनरल असेंबली के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि 2029 तक जो है इस तरह के जो वन नेशन वन इलेक्शन के जो थ्रू में इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इस बिल के ड्राफ्ट में क्लियर किया गया है नई सरकार के बनने के बाद जो पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उसमें वो घोषणा करेंगे कि अगली बार के इलेक्शन जो होंगे उसके साथ ही स्टेट इलेक्शंस होने हैं। अब तो ये सरकार बन चुकी है तो मतलब अगली सरकार जब भी आएगी 2029 में आएगी, तो इसका मतलब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो 2034 से पहले लागू नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 3,
इस पूरे प्रोविज़न को करने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य के विधानसभा होंगे जिनके टर्म को छोटा करना पड़ेगा। इनके टर्म्स को छोटा करने के लिए संविधान के आर्टिकल्स में बदलाव करने पड़ेंगे। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 82, 83, 172, 174 और 356 को अमेंड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, इस बिल में ड्राफ्ट में ये क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी विधानसभा जो है वो समय से पहले अल्पमत में आ जाती है या फिर उनके पास बहुमत नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना टाइम, मतलब जितना रिमेनिंग टाइम रहेगा उस सत्र को पूरा होने के लिए, उतने टाइम के लिए ही इलेक्शंस कराए जाएंगे। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो कि मान लो कि किसी भी विधानसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, लेकिन 3 साल के बाद ही वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है और सरकार जो है माइनॉरिटी में आती है, अल्पमत में आती है। और उस केस में अगर दोबारा जो इलेक्शंस होंगे उस राज्य के, वो 5 साल के लिए नहीं होंगे, बल्कि बाकी जो बचे 2 साल है उनके लिए ही इलेक्शंस कराए जाएंगे, जिससे कि ये जो पूरा सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं हो। चौथा, अगर ये कंडीशन जो है वो केंद्र में आती है और जो सरकार जो केंद्र की सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है, तो वहाँ भी सेम कंडीशंस ही अप्लाई होगा। मतलब वहाँ भी जो इलेक्शंस कराए जाएंगे वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही कराए जाएंगे, पूरे टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, इस बिल के ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि इस पूरे रिकमेंडेशन को ओवरसी करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो ये इंश्योर करेगी कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपर तरीके से हो। इस बिल में ये क्लियर किया गया है कि इस पूरे चीज़ को करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ईवीएम, वीवीपैट जैसे मशीनों की काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिक्वायरमेंट होगी, तो सरकार को इनके लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। उसकी रिक्वायरमेंट जो वो है पूरी करने के लिए उनको पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अभी तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इस बिल के ड्राफ्ट में क्या क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों है और इसकी ज़रूरत भारत जैसे देश को क्यों पड़ रही है। तो इसको भी हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शासन में रुकावट। जैसे ही कोई भी इलेक्शन किसी राज्य में लागू होता है तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे कई सारे पाबंदियाँ लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रशासन है, जो वहाँ का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और जो राज्य की तरक्की और देश की तरक्की जो है वो उसमें बाधा पड़नी शुरू हो जाती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है चुनावों का खर्च। भारत जैसे देश में चुनाव का खर्च जो है बहुत बेतहाशा बढ़ रहा है। अगर 2024 के आम चुनाव की हम बात करें तो इस बार के इलेक्शन में 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हुए हैं। और अगर हम किसी राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ का जो औसतन खर्च है वो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक का है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरे 5 साल की साइकिल की बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च किया जाता है सिर्फ इलेक्शंस को कराने में। ये एक बहुत बड़ी रकम है। अगर इसको कम कर दिया जाए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है भारत के इकोनॉमी पे पड़ेगा। तीसरा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन पर, मतलब प्रशासनिक सेवा पे। क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं कि राज्य की पुलिस सेवा पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। इसके साथ साथ जो पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी होती है उन पर ज़्यादा जो दबाव होता है। अब जैसे जैसे इलेक्शंस होते जाते हैं इन पे दबाव ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है वो बाकी काम नहीं कर पाते हैं, इलेक्शंस के काम में ही उलझे हुए पड़े रहते हैं, जिससे डेवलपमेंट के काम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और चौथा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो है वोटर्स के माइंडसेट पे। बार बार इलेक्शन होने से वोटर का माइंडसेट जो होता है वो थक सा जाता है, वो बार बार इलेक्शन में पार्ट लेने से कतराने लगता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को बहुत आसानी से सदन में पास करवा लेगी। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस बिल को पास करवाने में मोदी सरकार को काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इसको आप खुद समझ लो। सबसे पहली बात यह है कि ये एक साधारण बिल नहीं है, ये एक स्पेशल बिल है। स्पेशल बिल इसलिए है कि इस बिल को पास करवाने के लिए आपको संविधान में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो रूल्स है मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी एक आम विधेयक को पास करना होता है तो उसको सिर्फ बहुमत से पास कराया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास 50% से ज़्यादा की संख्या है तो आप
किसी भी विधेयक को पास करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप ऐसे विधेयक को पास करवाना चाहते हैं जिसको संविधान में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको पास करने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। यही एक ऐसा ट्विस्ट है जो मोदी सरकार को परेशान कर रही है। अब इसको समझने के लिए हम लोगों को मोदी सरकार के नंबर गेम को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में लोकसभा में जो पूरी सीट की संख्या है 543 है, जबकि उनको 2/3 बहुमत के लिए 362 सीटों की जरूरत पड़ेगी। मोदी सरकार के पास जो एनडीए की पूरी सीट है 291 है, तो इनका जो शॉर्टफॉल है 362 से 291 का ज़्यादा है। दूसरा, अगर राज्यसभा की बात करें तो आज के डेट में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 231 है। तो इस हिसाब से अगर 2/3 बहुमत की बात करें तो राज्यसभा में उनको 154 सीटों की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन आज के तारीख में जो मोदी सरकार के पास 118 ही सदस्य है, मतलब वहाँ भी उनके पास पूरी संख्या नहीं है। तो इसी वजह से इस पूरे बिल को पास करवाने के लिए मोदी सरकार को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। दूसरा, अगर इस बिल को पास करवाना है तो इसका एक और क्लॉज ये बोलता है कि उनको राज्य में जितने भी राज्य हैं उनके 50% राज्य जो है उनको सहमत होने चाहिए। तो इसके लिए शायद मोदी सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार के पास आज के तारीख में 16 से ज़्यादा राज्यों में उनकी डायरेक्ट गवर्नमेंट चलती है। मतलब यहाँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी निकल के आता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू हो जाता है, उससे देश को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलेगा वो कॉस्ट बेनिफिट मिलने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के लागू होने के साथ ही जो इलेक्शंस के खर्चे में 30 से 40% तक की जो कटौती हो सकती है। दूसरा जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो होगा कि इलेक्शन चूँकि एक ही साइकिल में हो जाएंगे तो मोड ऑफ कंडक्ट जो है एक ही बार लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि देश की डेवलपमेंट जो काफ़ी तेज़ हो जाएगी और ऑब्वियस सी बात है व्यापार भी बढ़ने वाला है, जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट जो आएगा वो भारत के इकोनॉमी पे ही पड़ने वाला है। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि इस पूरे चीज़ को करने के लिए मोदी सरकार को एक संविधान में एक नया क्लॉज 324A को भी ऐड करना पड़ेगा, जिसके तहत ये प्रोविज़न दिया जाएगा कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को साथ में कराया जा सके। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो पॉलिसी बिल है वो किसी और देश में चालू है भी कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में 7 देशों का नाम लिया गया है जो ऐसे ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये जो देश हैं जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया जैसे देश जो हैं इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो मतलब ये हमारा देश ऐसा अकेला देश नहीं होगा जो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू करने वाला है। तो आज के तारीख में रिपोर्ट ये है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल का ड्राफ्ट है वो जेपीसी को भेज दिया गया है, जहां पे सभी दल के नेता जो है मिलकर चर्चा करेंगे कि ये बिल को सदन में पेश किया जाए या कैसे इसमें और क्या चेंजेस किया जाए जिसके तहत इस बिल को पास करवाया जाए। उम्मीद है हमने इस खबर के बारे में आपको अच्छे से समझाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।